बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तो आसान, लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए आपको जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, फिर आपको थोड़ा सा इजीली समझ में आएगा। तो हमारा टॉपिक जो आज स्टार्ट होगा ये अगले जो 2-3 लेक्चर हैं उनमें ये कंटिन्यू रहेगा। तो हमारे आर्टिकल का नाम है एसेंट ऑफ सैप। सबसे पहले आप लोगों ने सैप का मतलब समझना है। सैप उस सोल्यूशन को कहा जाता है जिसमें वाटर और मिनरल्स हो और वो प्लांट में मूव कर रहा हो। तो इट इज़ अ सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल जो जाइलम टिश्यू के अंदर मूव कर रहा है। एसेंट का लफ्ज़ मतलब होता है असेंडिंग से निकला है ऊपर की तरफ आना। असेंडिंग ऊपर की तरफ आने को कहा जाता है। तो सैप, एसेंट ऑफ सैप का क्या मतलब है कि रूट्स से सोल्यूशन का लीव्स की तरफ आना, ये क्या कहलाएगा? एसेंट ऑफ सैप कहलाएगा। तो उसको डिफाइन हम कैसे करेंगे? वाटर एंड डिज़ाइल मिनरल्स आर पुल्ड टुवर्ड्स लीव्स, कि जो पानी और उसके अंदर जो डिज़ॉल्व मिनरल्स हैं वो ऊपर की तरफ खींचे जाते हैं थ्रू जाइलम टिश्यू के ज़रिए से मूव करते हैं। इसे हम एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। अब ये ऊपर की तरफ कैसे आ रहे हैं, इसके बारे में काफ़ी सारी थ्योरीज पेश की गई। उनमें से जो 3 मेन है वो आपकी बुक में डिस्कस की गई है। कोहेशन टेंशन थ्योरी, रूट प्रेशर, इम्बाइबिशन। इनकी जो सीक्वेंस रखी गई है वो इम्पोर्टेंस के लिहाज से रखी गई है कि सबसे ज़्यादा जो बेस्ट तरीके से एसेंट ऑफ सैप को एक्सप्लेन करती है वो कोहेशन टेंशन थ्योरी है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे जिसका रोल है वो रूट प्रेशर है, और बहुत ही माइनर जिसका कंट्रीब्यूशन है वो इम्बाइबिशन है। तो आज हम सिर्फ कोहेशन टेंशन थ्योरी को डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये ऐसी थ्योरी है जिसको एक साइंटिस्ट जिसका नाम है डिक्सन, इसने प्रेजेंट किया था। उसके बाद इस थ्योरी की इंपॉर्टेंस ये है कि एसेंट ऑफ सैप में जो थ्योरी पेश की गई, जो फैक्टर्स बताए गए, उनमें से सबसे ज़्यादा जो रिलायबल फैक्टर है या आप कह सकते हैं रीज़नेबल, जिसने एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की एसेंट ऑफ सैप के लिए, वो ये कोहेशन टेंशन थ्योरी है। तो प्रोवाइड रीज़नेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू द लीव्स इन बल्क फ्लो, कि पानी जब भी मूव करता है वो बल्क की शक्ल में मूव करता है। तो इस बल्क की शक्ल में एक्सप्लेन जिस थ्योरी ने प्रॉपरली किया है वो कोहेशन टेंशन थ्योरी है। अब कोहेशन टेंशन थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले कुछ बातें हैं जो आप लोगों को समझना ज़रूरी है। तो उनमें से पहली जो बात है वो कोहेशन क्या है। कोहेशन आमतौर पे कहा जाता है अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर थिंग्स, कि एक जैसी चीज़ों के दरमियान में जो अट्रैक्शन है वो कोहेशन कहलाती है। तो इस केस में वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो आपस में अट्रैक्शन है वो कोहेशन कहलाएगी। तो यहाँ हमारे पास जो सैप है उसमें कोहेशन किस जगह अप्लाई होती है? अट्रैक्शन अमंग द वाटर मॉलिक्यूल्स। और ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जब एक दूसरे के ज़रिए से जुड़ेंगे, जैसे एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ जुड़ा, तीसरे के साथ जुड़ा, चौथे, तो एक चेन या हार की तरह का एक कॉलम बनाएंगे। क्लियर? अब सवाल ये है कि इन मॉलिक्यूल्स को जोड़ने वाली फोर्स कौन सी है। जैसे मैं कहता हूँ कि ये पानी का मॉलिक्यूल है, सपोज कर लेते हैं हम ये 3 मॉलिक्यूल हैं। हमने कहा कि जो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके आपस में जो बॉन्ड डिवेल्प करवाएंगे उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए से आपस में कनेक्टेड होते हैं। क्लियर? तो इस तरह हमारे पास इनकी आपस में अट्रैक्शन होती है। तो द वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड अमंग देमसेल्फ। क्लियर? तो कोहेशन में पानी के मॉलिक्यूल जो आपस में जुड़े हुए हैं, तो इस फोर्स को, इस अट्रैक्शन को, इस बॉन्ड को कोहेसिव फोर्स या कोहेसिव बॉन्ड कहा जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ है टेंशन। टेंशन का लफ्ज़ी मतलब है पुल करना, खींचना। तो यहाँ क्या मुराद होगा टेंशन से? जैसे इसके बेस्ट एग्जांपल है हमारी जो ट्रेन है। इंजन ट्रेन के सारे डब्बों को खींचता है, लेकिन इंजन डायरेक्टली सिर्फ पहले डब्बे को खींचता है, और पहले डब्बे के साथ दूसरा डब्बा कनेक्टेड होता है। तो पहला डब्बा दूसरे को खींचता है, दूसरा डब्बा तीसरे को खींचता है, तीसरा डब्बा चौथे को खींचता है। इसी तरह एक इंजन के मूव करने से चूंकि सारे डब्बे आपस में कनेक्टेड होते हैं तो सारे के सारे मूव करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ भी ये होगा कि हमारे पास जो पहला मॉलिक्यूल्स है इसको खींचना पड़ेगा। बाकी सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो चूंकि कनेक्टेड है, जस्ट लाइक ए डब्बाज ऑफ ट्रेन, कि जो ट्रेन के बॉक्सेस होते हैं या जो ट्रेन के डब्बे होते हैं उनकी तरह कनेक्टेड होते हैं। तो इस वजह से सारे इसके पीछे पीछे मूव करना शुरू कर देंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं टेंशन है।
तो टेंशन कब अप्लाई होगी? जब पानी के मालिक्यूल को ऊपर खींचा जाएगा जाइलम टिश्यू के अंदर। अब सवाल ये है कि इस पानी का पहला मालिक्यूल को खींचने वाली फोर्स का क्या नाम है? तो इस फोर्स का नाम है ट्रांसपायरेशन पुल। ट्रांसपायरेशन पुल। और पूरे कॉलम में ये जो टेंशन क्रिएट हो रही है किसकी वजह से हो रही है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि सारे मालिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए से कनेक्टेड हैं। अब ट्रांसपायरेशन पुल कैसे वर्क करती है, इसको हम अपने जो मैकेनिज्म है उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो पुल है, ये जो फोर्स है, या ये जो इंजन की तरह काम कर रहा है, ये इतना पावरफुल है कि ये पानी को तकरीबन 200 मीटर्स तक ये ऊपर खींच सकती है। या फीट की बात करें तो 600 फीट तक ये पानी को ऊपर की तरफ पुल कर सकती है। अच्छा, तीसरी चीज़, तो क्वेश्चन क्या है? अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मालिक्यूल्स। टेंशन क्या है? जो पुलिंग फोर्स है इमंग द मालिक्यूल्स, वो टेंशन कहलाती है। और एडहेशन क्या है? कि पानी का मालिक्यूल का, या एडहेशन का लफ्ज़ी मतलब है अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मालिक्यूल्स। क्वेश्चन अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मालिक्यूल। तो यहाँ डिफरेंट मालिक्यूल कौन से होंगे? पानी के जो मालिक्यूल हैं अगर जाइलम वॉल के साथ एडहियर करें या अटैच हों, ठीक है, तो इस फोर्स को हम कहते हैं एडहेशन फोर्स या एडहेसिव नेचर इसको कहा जाता है, कि पानी के मालिक्यूल सेल वॉल के साथ या जाइलम वॉल के साथ अटैच होते हैं। तो सिमिलर मालिक्यूल का अटैच होना इक्वेशन कहलाता है, और डिफरेंट मालिक्यूल का अटैच होना वो एडहेशन कहलाएगा। तो यहाँ एडहेशन में क्या हो रहा है कि ये जो पानी के मालिक्यूल हैं वो जो जाइलम वॉल की जो कंपोजिशन के कंपोनेंट हैं उनके साथ ये अटैच होते हैं। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? जैसे मैं कहता हूँ कि हम एक रूम है, उसमें रस्सी दरमियान में लटकी हुई है, और एक शख्स जो रस्सी पे चढ़ना जानता है वो उस रस्सी को पकड़ के ऊपर की तरफ चढ़ता है। लेकिन वो चूंकि रस्सी दरमियान में लटकी हुई है, जब वो शख्स रस्सी को पकड़ के ऊपर चढ़ता है तो रस्सी को इतना मजबूत होना चाहिए वो उसके सारे वज़न को बर्दाश्त कर सके। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता रस्सी के अंदर थोड़ी सी भी कमज़ोरी है कि उसके सारे वज़न को बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो रस्सी क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। क्लियर? लेकिन अगर वही रस्सी दीवार के साथ लटकी है तो वो शख्स क्या करता है कि रस्सी को पकड़ता है और अपने पाँव को दीवार के साथ जमा लेता है। अब क्या हो गया कि जो उसका वज़न है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक आप कह सकते हैं दीवार और एक रस्सी। अब इस वजह से पहले वज़न रस्सी पर ज़्यादा था, लेकिन अब वज़न रस्सी पर कम हो गया, तो रस्सी के जो टूटने के चांसेस हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। सेम सेंस, अगर पानी का मालिक्यूल को यहाँ से इस तरह खींचा जा रहा है तो इस कॉलम को इतना मजबूत होना चाहिए कि ये टूटे ना, लेकिन ऐसा है नहीं। फिर ये मालिक्यूल क्या करते हैं? ये जाइलम वॉल के साथ अटैच होके जाते हैं, जिसकी वजह से हर मालिक्यूल का आधा वज़न है ये जाइलम वॉल बर्दाश्त करती है और आधा वज़न हाइड्रोजन बॉन्ड बर्दाश्त करता है। तो फिर इस तरह आप कह सकते हैं ये कॉलम टूटता नहीं है। क्लियर? तो वाटर मालिक्यूल अडहियर टू द सेल वॉल। तो पानी के मालिक्यूल सेल वॉल के साथ जब अडहियर अटैच होते हैं, और वजह क्या है? सो दैट वाटर मालिक्यूल या वाटर कॉलम डू नॉट ब्रेक। अब ये जो एडहेशन है ये कौन प्रोवाइड करती है? कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ जाइलम सेल्स, और उसमें ख़ास तौर पे जो मेन कंपोनेंट है वो सेलुलोज है। तो फिर एडहेशन, जिस तरह दीवार के साथ बंदा अटैच होके ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, तो इसी तरह पानी के मालिक्यूल अटैच होके ऊपर की तरफ क्रीप अप करेंगे, के साथ साथ अटैच होके ऊपर की तरफ चढ़ेंगे। तो उन सारे मालिक्यूल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है? सेलुलोज मालिक्यूल की। इट हैव ग्रेटर एफिनिटी फॉर वाटर, सो वाटर इम्बाइब। अच्छा, इम्बाइब का लफ्ज़ी मतलब है कि एब्जॉर्ब करना, वैसे तो लफ्ज़ी मतलब जज़ब करना इसका है, लेकिन हम इम्बाइबेशन को पढ़ेंगे आगे। पूरा हमारा एक आर्टिकल है इम्बाइबेशन का, तो वहीं इसको हम डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ इस ये मुरादी ये है कि पानी का मालिक्यूल वाटर जो जाइलम के सेल वॉल के कंपोनेंट है उसके साथ जो अटैच हो रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इम्बाइब। अच्छा, स्ट्रॉन्ग जाइलम वॉल क्यों होनी चाहिए? जैसे मैं कहता हूँ कि एक शख्स दीवार का सहारा लेके ऊपर चढ़ना चाह रहा है, लेकिन दीवार अगर हुई कमज़ोर तो दीवार ज़ाहिर बात है उसका वज़न बर्दाश्त नहीं करेगी, दीवार गिर पड़ेगी। अब पानी का जो कॉलम है इसने इस दीवार का सहारा लेके ऊपर चढ़ना है, तो इस वजह से जाइलम वॉल को इतना मजबूत होना चाहिए कि वो उस पानी के वज़न को बर्दाश्त करे, कि ये ना कि पानी के जो मालिक्यूल है उसका सहारा ले और वो अंदर के वो पिचक जाए, वो आप कह सकते हैं वो मुड़ जाए, वो टूट जाए। तो ये नहीं होना चाहिए।
तो जो जाइलम वॉल इट शुड हैव स्ट्रॉन्ग टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसके पास इतनी ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, यानी टेंशन को बर्दाश्त करने की सलाहियत होनी चाहिए, सो डू नॉट बकल, कि ये पिचक ना जाए। अच्छा, उसके बाद ये जो इसकी एबिलिटी है ये कौन प्रोवाइड करता है? ये जो मजबूत किस्म के मालिक्यूल सेल वॉल के अंदर होते हैं, सेलुलोज और लिग्निन। लिग्निन सबसे हार्ड कंपोनेंट है सेल वॉल का। अच्छा, ये जो जाइलम है, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कितना हार्ड है। ये वर्ड जाइलोल से निकला है, और जाइलोल का लफ्ज़ी मतलब होता है ड्राई वुड, और लकड़ी आपको पता है कितनी हार्ड होती है। तो उसकी जो हार्डनेस के मेन काज है वो ये लिग्निन कंपाउंड है। तो इसकी वजह से ये इसको हार्डनेस वाली जो पावर है वो इसको मिलती है। तो ये जो कंपोजिशन ऑफ जाइलम सेल वॉल है, तो ये आप कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करती है जाइलम वॉल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में। प्रिंसिपल क्या है? इन फोर्सेस को इस्तेमाल करते हुए और ट्रांसपायरेशन पुल को इस्तेमाल करते हुए जो सैप के असेंडिंग होगी, सैप ऊपर की तरफ जाएगा। अब कैसे जाएगा उसका पूरा मैकेनिज्म अभी हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। 2 पॉइंट एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। स्पीड कितनी है? आमतौर पे स्पीड होती है 1 मीटर पर आवर के हिसाब से, लेकिन जो ऊंचे प्लांट है, बहुत लंबे प्लांट हैं, उनमें 8 मीटर पर आवर के हिसाब से भी रिकॉर्ड की गई है, लेकिन कॉमनली जिस स्पीड से मूव कर रहा होता है वो 1 मीटर पर आवर है। अच्छा, ट्रांसपायर्ड अमाउंट कितनी है? जो पानी 100% एब्जॉर्ब हो रहा है बाय द रूट्स, उसका 99% हिस्सा ट्रांसपायरेशन में वेस्ट हो जाता है, एवोपरेट हो जाता है, और सिर्फ 1% प्लांट में रिटेन होता है और प्लांट की जो मुख्तलिफ एक्टिविटी है उसमें इस्तेमाल होता है। यानी आप ये समझ लें कि ऑल ऑफ द वाटर विल ट्रांसपायर। अच्छा, मैकेनिज्म की बात करें, सबसे पहले हमने कहा कि ट्रांसपायरेशन पुल वो इंजन है जिसने पहले डब्बे को खींचना है, उसके बाद पूरी ट्रेन खींची चली आएगी। तो कैसे खींचेगा, इसको आप लोगों ने समझना है। सबसे पहले ट्रांसपायरेशन होती क्या है कि एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज ट्रांसपायरेशन। सपोज मैं कर लेता हूँ कि हमारे पास ये जो सेल्स हैं जिनको मेसोफिल सेल कहा जाता है, मेसोफिल सेल लीव्स के वो सेल्स हैं जो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। फोटोसिंथेटिक सेल्स आर कॉल्ड एज मेसोफिल सेल। अच्छा, जब इनसे पानी एवोपरेट करके बाहर चला जाएगा यानी ट्रांसपायर हो जाएगा, तो वाटर जो पोटेंशियल है, वाटर पोटेंशियल वो कम हो जाएगा लीव्स के इन सेल्स के अंदर। और जो जाइलम है, सपोज मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास स्टेम है, ये उसका जाइलम है, ये ब्रांच है, ये उसका जाइलम है, ये लीफ है, ये उसका जाइलम है। अब जो ही वाटर पोटेंशियल कम होगा जाइलम की सराउंडिंग में, तो पानी का मालिक्यूल बाहर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने डिस्कस किया था ऑस्मोसिस क्या कहती है कि ये डिफ्यूजन क्या कहती है कि हायर कंसंट्रेशन से पानी हमेशा लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ऑटोमेटिकली मूव करेगा। अच्छा, जब पहला मालिक्यूल मूव करेगा तो बाकी मालिक्यूल सारे इसके साथ एडहेशन और कोहेशन के जरिए से कनेक्टेड हैं, तो एक ट्रेन चल पड़ेगी। जैसे इंजन जब चलता है तो पीछे सारे डब्बे चलना शुरू हो जाते हैं, तो इस तरह ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऊपर की तरफ पानी के मालिक्यूल जाना शुरू हो जाएंगे। और ये जो ही ऊपर की तरफ जाएंगे तो रूट का जो जाइलम है, जाहिर बात है यहाँ का जो पानी है वो ऊपर की तरफ चला गया, तो रूट के जाइलम में वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। अच्छा, जो ही ये कम होगा तो जो साइडों वाला पानी है जो एपिडर्मस में है वो कॉर्टेक्स में आना शुरू हो जाएगा, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मस में, एंडोडर्मस से पेरिसाइकल में, और पेरिसाइकल से जाइलम में। यानी हुआ क्या, जाइलम में वाटर पोटेंशियल कम हुआ क्योंकि पानी ऊपर चला गया, तो इसके इफेक्ट क्या हुआ कि पेरिसाइकल से जाइलम में आ गया। अब पेरिसाइकल के अंदर वाटर पोटेंशियल कम हो गया तो एंडोडर्मस से पेरिसाइकल में आ गया, अब यहाँ से फिर कॉर्टेक्स से आ गया, फिर एपिडर्मस से आ गया, और इवन जो एपिडर्मस के जो सेल हैं वहाँ भी वाटर पोटेंशियल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जो ही वाटर पोटेंशियल कम होगा तो सॉइल से पानी एपिडर्मस के सेल में, चाहे वो आए रूट हेयर के ज़रिए से, चाहे वो डायरेक्टली आ जाए, तो आना शुरू हो जाएगा। यानी ट्रांसपायरेशन पुल, अगर ट्रांसपायरेशन ना होती तो मेसोफिल सेल में वाटर पोटेंशियल कम ना होता, ये मूवमेंट ना होती, ट्रेन ना चलती, यहाँ पानी उतना ही रहता है तो पानी को आने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ आप लोगों ने समझना है कि ये जो पानी का ऊपर जाना है ये एसेंट है। अब ये सिर्फ पानी नहीं जाता, इसमें काफ़ी सारे मिनरल्स भी ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, तो इसको हम कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। लेकिन एपिडर्मस से जाइलम तक आना, इसको हम कहते हैं ये ट्रांसवर्स मूवमेंट है।
हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। जब भी हम हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो उसके लिए क्या वर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रांसवर्स। और ये ट्रांसपायरेशन पूल इतना स्ट्रांग होता है कि उसकी वजह से कि जो एपिडर्मिस के जो सेल्स हैं वहाँ तक वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है और फिर सॉइल से पानी अंदर आना शुरू हो जाता है। तो हुआ क्या, एज लीव ट्रांसपायरेशन के लीव में जब ट्रांसपायरेशन हुई है तो वाटर पोटेंशियल मेसोफिल सेल में कम हो गया, ऑस्मोसिस फ्रॉम द जाइलम ऑफ लीव से वहाँ मूव करके आना शुरू हो गया। और जाइलम टिश्यू में चूँकि वाटर मॉलिक्यूल आपस में अटैच हैं कोहेशन एडहेशन फोर्सेस के ज़रिए से, और उनमें टेंशन प्रोड्यूस होती है, और ये जो टेंशन है ये थ्रू आउट द होल जाइलम प्रोड्यूस होती है। इवन रूट्स में जो आखिरी मॉलिक्यूल है पानी का उसको भी वो ऊपर खींच लेती है। फिर पानी क्या करता है, वाटर मूव्स ट्रांसफरली, पानी हॉरिजॉन्टली मूव करके आता है। हॉरिजॉन्टली से क्या मुराद है कि एपिडर्मिस से जाइलम में आएगा, और वाटर पोटेंशियल जब एपिडर्मिस में कम होगा तो फिर सॉइल से इस एपिडर्मिस में आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह तो मेजर जो सबसे पहला इंजन जिसका काम जिसने किया है, जो पहला मॉलिक्यूल जिस फोर्स ने खींचा है वो ट्रांसपायरेशन है। इस वजह से अगर हम लीव्स को उतार दें तो प्लांट के अंदर जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो बहरहाल हमारा ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके बाद हमारे पास दो और पॉइंट हैं, रूट प्रेशर और इम्बाइबिशन, लेकिन इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतने ही, अल्लाह हाफिज़।